हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नई वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोग कवर करेंगे राजनीति विज्ञान क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौती। इसमें 12th क्लास की आपकी 2 बुक्स हैं। ये इंडिया वाली बुक है, इसमें भारत के बारे में पढ़ना है। बुक का नाम है स्वतंत्र भारत की राजनीति। इसका पहला चैप्टर है और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको ये जो सब कुछ पढ़ाया जा रहा है अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। मतलब जो इस साल अपडेट्स आए हैं सिलेबस में, उस अपडेट्स को ध्यान में रखते हुए आपको ये चैप्टर बना के दिया गया है। कंप्लीट चैप्टर है। इसके बाद आपको इसी वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, आपका जो अगला वीडियो आएगा, उस पर आपको इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं वो मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस चैप्टर को समझना ज़रूरी है। चैप्टर को अंडरस्टैंड कर लें कि किस तरीके से इंडिया फ्री हुआ, फ्री होने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, उससे रिलेटेड वाला चैप्टर है कि राष्ट्र निर्माण की क्या क्या चुनौतियाँ थी, देश को बनाने में क्या क्या समस्याएं आई, देश को इकट्ठा करने में क्या क्या समस्या आई आज़ादी के समय। तो यही बेस है हमारे चैप्टर का। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो इसमें सबसे पहली बात आती है आज़ादी की। तो आप सभी को पता है हमारे देश की जो आज़ादी है वो कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, ये हम सबको पता है। लेकिन आज़ादी के साथ साथ क्या हो गया, भारत का विभाजन हो जाता है भारत और पाकिस्तान के रूप में। अब बात आती है कि जब प्रधानमंत्री पद की, तो दोनों देशों में प्रधानमंत्री चुने गए। भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। इसी प्रकार से मोहम्मद अली जिन्ना जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में बने। बात करें यहाँ पे एक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन यहाँ से, कि संविधान सभा को संबोधित करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना एक भाषण दिया था। उस भाषण का नाम पूछा जाता है। उस भाषण का नाम है भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। आपके बुक के फर्स्ट पेज पे ही मिल जाएगा आपको, जहाँ चैप्टर स्टार्ट होता है आपका। तो ये वाला जो भाषण है काफ़ी फेमस है अपने आप में। आज़ादी के टाइम पीरियड की बात करें हम, तो आज़ादी के समय में जो भारत है, जो मेन भारत था ब्रिटिश इंडिया, 2 तरीके से था। एक तो इंडिया ऐसा जहाँ पे ब्रिटिश सरकार राज करती थी, दूसरा वो देसी रजवाड़े जहाँ पे राजाओं का शासन हुआ करता था। तो जो ब्रिटिश इंडिया था जहाँ पे सीधे तौर पे अंग्रेज शासन किया करते थे, और दूसरा वो 565 रियासतें, 565 वो स्थान जहाँ पर क्या थे, देसी रजवाड़े थे, राजाओं का शासन चला करता था। तो इस प्रकार से जो भारत बटा हुआ था। चलते हैं आगे। तो आज़ादी के तुरंत बाद भारत के सामने कुछ चुनौतियाँ देखने को मिली। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार 6 नंबर का पूछा गया। तो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ढंग से समझे इसको। एग्ज़ाम में आने वाला ही क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। इसमें देखते हैं उस समय चुनौतियाँ क्या थी। देश को एकता के सूत्र में बांधना नंबर 1। आपको पता है भारत जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के साथ ही वो बट गया, 2 भागों में बट गया। अब बंटवारे के बाद देश में बहुत ज़्यादा विविधता है, डाइवर्सिटी। किस देश से भाई? कि भाई इन लोगों की लैंग्वेज, लोगों का कल्चर, लोगों के रीति रिवाज। तो भारत एक बहुत बड़ा देश है। बात करें तो एक अपने आप में महादेश है, जहाँ पे बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी संस्कृति, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। तो इन सभी लोगों को आपस में एकता के सूत्र में बांधना, एकत्रित करना भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। तो पहली चुनौती थी हमारी ये। दूसरी चुनौती की तरफ बढ़ते हैं, लोकतंत्र की स्थापना करना। क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश में राजतंत्र चला करता था। राजतंत्र मतलब एक राजा होता था, उस राजा के अंडर सब लोग, पब्लिक क्या करती थी, रूल पब्लिक रहा करती थी। और डेमोक्रेसी या लोकतंत्र जैसी जो चीज़ है, इसके बारे में हमें कोई खास एक्सपीरियंस या कोई खास अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि हमारे पास लोकतंत्र जैसी चीज़ का कोई अनुभव नहीं था। तो अनुभव ना होने के कारण लोकतंत्र को तो हमने अपना लिया था, एक ऐसा लोकतंत्र जो संसदीय शासन पर आधारित। मतलब संसद क्या करेगी? संसद देश के लिए कानून वगैरह बनाएगी। संसद में देश के मुखिया बैठेंगे, सदस्य बैठेंगे, प्रतिनिधि बैठेंगे। तो इस आधार पर हमने लोकतंत्र को अपनाया, क्योंकि अनुभव नहीं था। लेकिन अनुभव ना होने के बाद दुनिया भर को ये लग रहा था क्या भारत के पास लोकतंत्र स्थापित रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। इस चीज़ की समस्या हमारे सामने थी कि हम लोकतंत्र को मेंटेन कर पाएंगे, ये बनाए रखेंगे या नहीं बनाए रखेंगे। तो दूसरी चुनौती। तीसरी चुनौती की बात करें, समानता के आधार पर सभी वर्गों का विकास। जैसा कि अब हमने इस पर वाले पॉइंट में देखा कि भारत के अंदर बहुत ज़्यादा विभिन्नता है। आज़ादी के बाद भारत क्या है, बटा हुआ था। इसके अलावा 565 रियासतों के अलावा बात करें, विभिन्न समुदाय, धर्म, भाषा या बोली वाले लोग हैं। इन सबको आपस में एकजुट करके उन सब का एक साथ विकास करना अपने आप में एक कठिन काम था। मतलब सोचिए, इन सभी को लोगों को एक साथ लेकर के सर्वांगीण विकास करना, सभी को एक साथ ले जाना, एक साथ सबको साथ ले जाने के लिए एक प्रॉब्लम थी हमारे सामने। वो थी हमारे देश की भौगोलिक स्थितियाँ।
एक तरफ घने जंगल है, एक तरफ रेतीले मैदान है, एक तरफ महाद्वीप है, सॉरी एक तरफ महासागर है। तो इन सभी विविधताओं के अलावा आपको पता है भारत में केवल 40%, 40% लोग ही हिंदी भाषी लोग हैं, बाकी लोग अपने स्थानीय भाषाओं को बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या था, एक अपने आप में काफ़ी बाधापूर्ण बात थी और काफ़ी चुनौती भरा कार्य था कि सबका एक साथ विकास करना। तो ये तीनों के तीनों चुनौतियाँ अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट थी, जो कि उस समय आपको बतानी पड़ेगी अब जब क्वेश्चन आएगा। बात करते हैं अगला जो टॉपिक है, विभाजन के समय जो मुस्लिम समुदाय था वो किस तरीके का था हमारा। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बात करें हमारे देश की कुल आबादी की, तो कुल आबादी का 12%, कितना 12% क्या थे, मुस्लिम लोग थे। अब जो मोहम्मद अली जिन्ना थे जो कि मुस्लिम लीग से बिलोंग करते थे, मुस्लिम लीग एक मुस्लिम पार्टी थी जो मुस्लिम लोगों के लिए क्या करती थी, काम करती थी। तो ये मुस्लिम लीग ने क्या किया, द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की। मतलब उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम लोगों के लिए एक अलग देश चाहिए हमें, और इसी आधार पर एक सिद्धांत है, इसका कहा गया द्विराष्ट्र सिद्धांत, जिसमें मुस्लिम लोगों के लिए एक अलग देश की मांग की गई, और इसी के परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान बट गया। इससे रिलेटेड एक फिल्म बनाई गई थी 1973 में। फिल्म का नाम था गर्म हवा। इसमें क्या देखा था कि जो भारत में रह रहे मुस्लिम परिवार है, अल्पसंख्यक परिवार है, उनको कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, इस पर आधारित ये 1973 में फिल्म बनाई गई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम। चलते आगे, 1947 का विभाजन। आप सभी को जान के हैरानी होगी कि आज़ादी से पहले माउंटबेटन योजना आई थी, जिसके आधार पर भारतीय की स्वतंत्रता और साथ के साथ क्या किया गया, देश के विभाजन की बात भी कर दी गई थी। तो 1947 का जो विभाजन था वो एकदम से हो गया, उसकी कोई योजना नहीं बनाई गई थी, और एकदम से काफ़ी क्या था, दर्दनाक था, काफ़ी त्रासदी भरा हुआ था, क्योंकि इसने धर्म के नाम पर समुदायों को बांट दिया। इस वजह से हिंदू और जो मुस्लिम समुदाय थे, दोनों समुदायों के बीच सांप्रदायिक दंगे मतलब खून खराबा शुरू हो गया। और इसी समय अंतराल के दौरान महिलाओं पर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ, उनका किडनैपिंग, अपहरण, बलात्कार जैसे किस्से सामने आए। और ये सारे जो दंगे हैं, ये सब जो सांप्रदायिक दंगे हैं, हिंसा है, ये 30 जनवरी 1948 को जाके समाप्त हुई, जब गांधी जी की हत्या कर दी जाती है नाथूराम गोडसे द्वारा। तो ये 1947 के विभाजन को अगर हम देखें, यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं, विभाजन के क्या परिणाम रहे, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के क्या परिणाम रहे। ये भी अपने आप में काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 6 मार्क्स का भी आ सकता है, 4 मार्क्स का भी आ सकता है, तो इसको भी समझे। तो पहला पॉइंट हम बना सकते हैं यहाँ पे, आबादी का स्थानांतरण। जो जनसंख्या है उन्होंने को स्थानांतरित करना पड़ा। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद आबादी का स्थानांतरण आकस्मिक था, मतलब अचानक से आज़ादी को लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। काफ़ी अनप्लान था, कोई योजना नहीं थी हमारे पास, काफ़ी दर्दनाक था अपने आप में। बात करें मानव इतिहास की, अब तक की सबसे बड़ी क्या थी, ये स्थानांतरण था। अभी तक इतनी ज़्यादा संख्या में लोग कभी एक देश को छोड़कर दूसरे देश में नहीं गए थे। और यहाँ पे क्या थे, धर्म के आधार पर समुदाय बांट दिए गए थे, और इतना डर और इतना खौफ बैठा था एक दूसरे धर्म को लेकर के कि जिन इलाकों में हिंदू ज़्यादा थे तो वहाँ पर मुस्लिम लोगों ने जाना छोड़ दिया, जहाँ पर हिंदू और सिख समुदाय थे। और इसी प्रकार से जहाँ पर क्या थे, मुस्लिम इलाके थे, वहाँ पे हिंदुओं ने जाना छोड़ दिया। इसका मतलब एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा क्या था, हीन भावना थी, एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डर लगता था यहाँ पे। तो आबादी का स्थानांतरण बहुत ज़्यादा हुआ इस समय। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट है घर परिवार को छोड़ने के लिए विवश होना। विभाजन के बाद आपको पता है बहुत सारे लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, मजबूरन छोड़ना पड़ा। दोनों ही तरफ जो अल्पसंख्यक परिवार थे, अक्सर क्या थे, अस्थायी तौर पर उन्हें किसी शरणार्थी कैंप में, मतलब ऐसी जगह कैंप के रूप में जो पंडाल वगैरह लगा दिए या कैंप वगैरह लगा दिए, तो वहाँ पर उन्हें रहना पड़ता था। और इस स्थिति में जो वहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट है, जो स्थानीय सरकार है, वो भी उनसे अच्छा बिहेव नहीं करती थी। ठीक है, सीमा के लोगों को दूसरी तरफ जाना पड़ता था, और उन्हें हर हाल में करना पड़ता था। यहाँ तक कि लोगों को पैदल चलकर भी लोगों ने इस दूरी को तय किया। कई सौ किलोमीटर लोग पैदल गए, काफ़ी बुरे हालात थे। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, महिलाओं व बच्चों पर अत्याचार। जैसा कि ऊपर वाले पॉइंट पे देखा आपने, विभाजन के फलस्वरूप हज़ारों की संख्या पे क्या है, औरतों को अगवा किया गया, ज़बरदस्ती उनसे शादी कर ली गई। एंड इसके साथ साथ जिस व्यक्ति से शादी होती थी उसका धर्म भी अपनाना पड़ता था। अगर महिला हिंदू है तो मुस्लिम धर्म को अपनाना पड़ता था, अगर वो सिख है तो सिख धर्म को अपनाना पड़ता था। इस प्रकार से क्या है, ज़बरदस्ती करके क्या किया गया था, उनको शादी करी जाती थी, अगवा कर लिया जाता था, बलात्कार वगैरह होते थे। एंड बात करें कुछ लोगों ने तो खुद ही अपने परिवार की महिलाओं को इज्जत बचाने के नाम पे बहू बेटियों को मार डाला।
एंड इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है बच्चों को, कि बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ जाते हैं। इसके अलावा बात करें चौथे पॉइंट की, हिंसक अलगाववाद। विभाजन में सिर्फ बात करें संपत्ति का नहीं बंटवारा हुआ, बल्कि इसमें ऐसे चीज़ों का भी बंटवारा हुआ, जैसे दो पड़ोसी थे आपस में, कभी एक दूसरे के साथ उठते बैठते थे, अब उनको भी आपस में अलग होना पड़ा और काफ़ी हिंसक अलगाववाद था। सभी लोगों के अंदर मार काट की भावना पैदा हो गई थी दूसरे समुदाय के प्रति। मतलब यूँ समझ लीजिए एक दिल के दो टुकड़े हो गए हों, और जो लोग कभी विभाजन से पूरे परिवार की तरह एक दूसरे के साथ रहते थे, मतलब ऐसे थे, उनका उठना बैठना खाना पीना एक दूसरे के साथ चलता था, वही लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देखते थे कि कहीं दूसरा व्यक्ति कब मेरा कत्ल ना कर दे। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, इसे हिंसक अलगाववाद कहा गया। इसके अलावा भौतिक संपत्ति का बंटवारा, जो सरकारी संपत्ति थी जिसमें टेबल कुर्सी टाइपराइटर पुलिस डिपार्टमेंट के जो वाद्य यंत्र थे, उन सब चीज़ों को बांटा गया। यहाँ तक कि रेलवे कर्मचारियों का बंटवारा हुआ, मुस्लिम और हिंदू के आधार पर रेलवे कर्मचारी बांटे गए, और इसकी इस प्रकार रहते आए दो समुदायों के बीच एक हिंसक और भयावह विभाजन हुआ। काफ़ी बुरा बंटवारा था अपने आप का। चलिए एक और पॉइंट है अल्पसंख्यक की समस्या। अल्पसंख्यक जो लोग थे, मतलब भारत में रह रहे मुस्लिम और पाकिस्तान में रह रहे हिंदू, दोनों एक दूसरे के स्थान पर क्या थे, अल्पसंख्यक। जिन जमीन पर वे अपने पुरखों से मतलब काफ़ी लंबे समय से रह रहे थे, उन ज़मीनों पर वो विदेशी बन गए। रात को वो सोए थे अपने देश के अंदर, सुबह पता चला कि वो उस देश के नागरिक नहीं। ऐसी स्थिति उन्हें झेलने को मिली। इस कठिनाई से उभरने के लिए किसी के पास कोई योजना भी नहीं थी। हिंसक और हिंसा नियंत्रण के बाहर हो चुकी थी। दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों ने अपने घरों को छोड़ दिया। कई बार तो उन्हें चंद घंटों में ये काम करना पड़ता था। अगर आपने गदर मूवी का पहला सीन देखा होगा तो कितनी भागम भाग के साथ एक देश से दूसरे देश में लोग जा रहे होते, कुछ घंटों के अंदर ही ऐसा हो रहा था। यहाँ पे एक छोटा सा आपको बुक का ही पार्ट है, मेहमान नवाजी में कसर, एक छोटा सा इंसिडेंट दिखाया गया। तो इस प्रकार से देखें तो क्या है हमारा यहाँ पर पाकिस्तान विभाजन, भारत और पाकिस्तान का विभाजन काफ़ी बुरा था। इसमें शहादत हसन मंटो एक व्यक्ति हैं जिनके अनुसार कुछ बताया गया है कि दंगाइयों ने क्या किया, चलती ट्रेन को रोक लिया। गैर मज़हब लोग, मतलब जो उस धर्म के बिलोंग नहीं थे, उस धर्म से संबंधित नहीं थे, उन लोगों को उन्होंने क्या कर दिया, खींच खींच के बाहर निकाला, तलवार और गोलियों से मौत के घाट उतार दिया। और जो बाकी यात्री थे उनको बहुत ज़्यादा प्रसाद वगैरह, हलवा, फल, दूध दिया गया। इससे ये पता चलता है कि लोगों के मन में कितनी ज़्यादा हिंसा थी, दूसरे धर्म के प्रति कितनी नफरत की भावना थी। तो ये सब चल रहा था उस समय। यहाँ पे आपको ये वाला आप पढ़ भी सकते हैं, ये वाला जो बुक का ही कटिंग है ये, तो सब पढ़िए तो और अच्छे से आपको समझ आएगा। चलते हैं आगे। अब अगर आपको क्वेश्चन ज़्यादा लंबा ना लिख करके शॉर्टली लिखना है तो आप पॉइंट्स में इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं, वहाँ तो एक्सप्लेन किया गया है, वो ज़्यादा बेटर लग रहा है। बट अगर आपको भूल जाते तो ये पॉइंट्स भी आप मैंशन कर सकते हैं कि 1947 की विभाजन के परिणाम। तो पहली चीज़, ब्रिटिश इंडिया को भारत पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया, पहला पॉइंट। इसके अलावा पंजाब और बंगाल प्रांत जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, इन इलाकों को पाकिस्तान दे दिया गया, मतलब इनमें से हिस्से दिए गए। औरतों को अगवा कर लिया गया। कुछ लोगों ने अपने परिवार की बहू बेटियों को खुद ही मार डाला। इस विभाजन में लगभग 80 लाख लोगों को सीमा पार करके जाना पड़ा था। 5 से 10 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। दोनों तरफ के जो लोग शरणार्थियों का जीवन जी रहे थे, मतलब अपना घर परिवार छोड़ करके शरणार्थी की तरह वो अपना जीवन काट रहे थे। वहाँ की जो भौतिक संपत्ति, टेबल कुर्सी टाइपराइटर, सरकारी जितने भी संस्थाएं थी, उन सब का बंटवारा हुआ। तो ये सारे परिणाम हमें विभाजन के समय देखने को मिलते हैं। चलते हैं आगे। महात्मा गांधी की शहादत। आपको पता है कि महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद जो दंगे थे थोड़े शांत पड़ जाते हैं। शुरुआत से थोड़ा देखते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो गांधी जी ने किसी भी जश्न में हिस्सा नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो उन इलाकों में दौरा कर रहे थे जहाँ पर क्या थे, हिंदू और मुस्लिम के दंगे चल रहे थे, ताकि लोगों को समझा सके। क्योंकि उनका मानना था कि दोनों ही समुदाय हिंसा का रास्ता छोड़ दे। गांधी जी ने इन दंगों को ख़त्म करने के लिए अपने प्रयास भी किए। इसमें प्रार्थना सभा और उपवास, जो कि काफ़ी हद तक असरदार भी रहा। लेकिन कुछ हिंदू अतिवादी लोग जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, वो गांधी जी के इस प्रयास से काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे। और इसी के चलते क्या हुआ, 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा में एक व्यक्ति नाथूराम विनायक गोडसे ने सांप्रदायिक उन्माद, मतलब वही सांप्रदायिक अपनापन हिंदू राष्ट्र की भावना के चलते गांधी जी की हत्या कर दी। और गांधी जी की हत्या के बाद ये जो सांप्रदायिक स्थिति थी, ये जो तनावपूर्ण माहौल था, ये बिल्कुल धीमा पड़ गया। मतलब ये माहौल क्या हो गया, जो हिंसक घटनाएं थी थोड़ी सी कम हो गई, थोड़ी क्या काफ़ी हद तक कम हो गई। और इस प्रकार से गांधी जी की शहादत के बाद जो सांप्रदायिक दंगे थे वो ख़त्म होते से दिखाई दी। थोड़ा सा चलते हैं आगे हम लोग। रजवाड़ों का विलय। भारत का विभाजन हुआ, भारत आज़ाद हुआ। अब जो 565 रियासतें थी,
565 जो देसी रजवाड़े थे उनको भारत में शामिल करवाने की बात आती है यहाँ पर, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रजवाड़ों का विलय करना अपने आप में भी एक गंभीर समस्या थी। जैसा कि आपको पहले बताया, उस समय देसी रजवाड़े कितने थे? 565 रजवाड़े थे। और यहाँ के राजाओं और इन इलाकों पे क्या था? राजाओं का अधिकार था। वे अपनी मर्जी से भारत में या पाकिस्तान में शामिल हो सकते थे, या उन्हें आज़ाद रहने की आज़ादी भी दी गई थी कि मतलब वो तीनों में से कोई भी ऑप्शन, या तो भारत आ जाए, या वो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या फिर वो स्वतंत्र रूप से रह सकते। लेकिन ज़्यादातर जो रजवाड़े थे, अधिकतर रजवाड़ों ने क्या किया? भारत में शामिल होना स्वीकार कर लिया। इसके लिए भारत सरकार ने अपना जो रुख था, अपना जो बिहेवियर था रजवाड़ों के प्रति अच्छा रखा, रुख लचीला था, और कुछ इलाकों को स्वायत्तता दी। स्वायत्तता का मतलब क्या था? उनके आंतरिक मामलों में उनकी जो सत्ता, प्रजा और राजा के बीच जो रिश्ते हैं, मतलब राजा प्रजा के ऊपर शासन करता है, तो इस मामले में उन्हें स्वायत्तता दी जाएगी, उन्हें आज़ादी दी जाएगी कि राजा अपनी मर्जी से शासन अभी चला सकता है, लेकिन वो भारत में शामिल हो जाए। ठीक है, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि विभाजन के वजह से देश की क्षेत्रीय अखंडता का सवाल पैदा हो गया था भाई, कि देश एकजुट रहेगा नहीं रहेगा, बट गया है, 565 रियासतें इकट्ठी होंगी या नहीं होंगी, ये सब कुछ चल रहा था। और इसी कड़ी में हमने 4 रियासतें ऐसी देखी, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। ये ऐसी रियासतें थी जिनको भारत में मिलाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। कुछ तो ऐसी जिनका जिनकी समस्या अभी कुछ हाल ही के वर्षों में समाप्त हुई। रजवाड़ों के विलय के लिए एक इम्पोर्टेंट सहमति पत्र बन रहा था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसका नाम जरूर याद कर लेना, हो सकता है 1 नंबर के लिए एग्जाम में आ जाता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक ऐसा सहमति पत्र था जिस पर साइन करने के बाद कोई भी जो राजा था वो भारतीय संघ का हिस्सा बन जाता था। अब इस भारतीय संघ में हिस्सा बनाने के लिए, भारतीय संघ में शामिल करने के लिए रजवाड़ों को सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन जैसे लोगों ने एक नियोजित प्लानिंग करी, और उनको एकीकरण में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका वो लोग निभाते। मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने एक प्लानिंग करी जिसके तहत रजवाड़ों को भारत में इकट्ठा करवाया गया। सबसे महत्वपूर्ण रोल सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। इस चैप्टर में एक एक्स्ट्रा बात बता देता हूँ कि जब रजवाड़ों को भारत में शामिल किया जाता था तो उन्हें एक धनराशि प्रिवी पर्स के रूप में प्रदान की जाती थी। अभी इस चैप्टर आपकी बुक में नहीं मेंशन है, चलते हैं आगे। ओके, हैदराबाद का विलय, कठिनाई आई लेकिन हैदराबाद भी भारत में शामिल हुआ। हम देखते हैं एक करके। सबसे पहली बात है, वहाँ का जो शासक था, हैदराबाद के शासक का नाम क्या था? निज़ाम था। लेकिन वहाँ की जो जनता थी निज़ाम के शासन से काफ़ी ज़्यादा दुखी थी, इसलिए लोगों ने उसके खिलाफ आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। अब जब इसे निज़ाम को पता चला तो निज़ाम ने क्या किया? अपनी अर्धसैनिक बल, जिसे रजाकार कहा जाता था, उसने क्या कर दिया? भेज दिया कि जनता को जाके तुम भाई समझाओ, मारो पीटो, जो करना है। अब भारत सरकार को पता चला, भारत सरकार ने क्या किया? रजाकारों को रोकने के लिए सेना भेज दी, भारतीय सेना को भेज दिया ताकि वो रजाकारों को रोक सके। अब रजाकार काफ़ी ज़्यादा अत्याचारी थे, सांप्रदायिक थे, मतलब वो मुस्लिम थे और मुस्लिम लोगों को मुस्लिम बनाना चाहते थे। अब ये काफ़ी अत्याचार करते थे, तो भारतीय सेना ने सितंबर 1948 में काफ़ी संघर्ष के बाद इन लोगों को काबू कर लिया, और इस प्रकार से अंतिम में निज़ाम को क्या करना पड़ा? सरेंडर करना पड़ा, आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस प्रकार से हैदराबाद भारत का हिस्सा बन जाता है। आगे चलते हैं मणिपुर का विलय। मणिपुर भारत में कैसे शामिल होता है? तो मणिपुर आप सभी को पता है, नक्शे में देखेंगे तो आपका पूर्व दिशा में स्थित एक रियासत थी, एंड महाराजा जो बोधचंद्र सिंह थे वो यहाँ के शासक थे, और भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के समझौते पर हस्ताक्षर तो कर दिए थे, लेकिन थोड़े से चेंजेस थे इसमें। इस समझौते में मणिपुर की स्वायत्तता बरकरार थी, मतलब अंदरूनी मामलों में भारत सरकार का कोई योगदान नहीं था। लेकिन बाद में जनमत का दबाव जब पड़ा उस पर, तो महाराजा ने 1948 में वहाँ पे मणिपुर में चुनाव करवाए, और यहीं से क्या होता है? मणिपुर एक पहला राज्य बन जाता है भारत का जहाँ पर सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर पहली बार चुनाव होते। कब? 1948 के अंदर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, नक्शे को लेकर भी एग्जाम मैप के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस 1948 में भारत के किस स्टेट में पहली बार इलेक्शन हुए थे, तो वो आंसर है आपका मणिपुर है। ठीक है, अब वहाँ पे चुनी हुई जो विधानसभा है उन्हें उससे बिना बातचीत करे हुए राजा ने क्या किया? हस्ताक्षर कर दिए और भारत को क्या कर दिया? शामिल कर दिया, मणिपुर को भारत में शामिल कर दिया, और इस प्रकार से भारत सरकार सफल होकर के मणिपुर भारत का हिस्सा बन जाता है। तो ये आपको थोड़ा ढंग से समझना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना पूरी पीडीएफ तो है ही आपके पास। अब जम्मू कश्मीर के विलय, ये खैर आपकी बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर उस समय की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर ब्रिटिश शासन के तहत सबसे बड़ी रियासत के तौर पर जानी जाती थी। अब जम्मू कश्मीर के जो शासक थे वो थे हरि सिंह थे,
आखिरी शासक थे। वो धर्म से हिंदू थे, लेकिन उस समय जो कश्मीर की अधिकतर जो जनसंख्या थी, आबादी थी, वो मुस्लिम थी। अब हरि सिंह ये चाहते थे ना तो हम भारत में शामिल हो ना पाकिस्तान में, बल्कि वो हम आज़ाद रहे। हरि सिंह का ये मानना था। लेकिन एक समय में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल होने के लिए दबाव, पाकिस्तान ने क्या किया कि जम्मू कश्मीर को भारत पाकिस्तान में शामिल होने के लिए दबाव चाहा। लेकिन भारतीय जो नेता थे वो नहीं चाहते थे कभी कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो। इस कारण जमीर जो इस जगह जो इस वजह से क्या हो रहा था, कश्मीर की विलय को लेकर के, कश्मीर को शामिल करने को लेकर के पाकिस्तान और भारत दोनों के बीच क्या हो गया, एक संघर्षपूर्ण स्थिति पैदा हो रही थी कि भारत चाहता था कि भारत में शामिल हो और पाकिस्तान चाहता था कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो। अब ये जो कार्रवाई चल रही थी तो इस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, कश्मीर वाला जो मुद्दा था उसको यूएनओ के अंदर उठाया। यूएनओ आपको फेसबुक में पढ़ने को मिलेगा। तो वहाँ पर इस बात पे उठा दिया उन्होंने। तो आखिरकार यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ना, उसने 1 जनवरी 1949 को दोनों के बीच बातचीत करके समझौता करा के इस मुद्दे को ख़त्म कर दिया। अब 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने कश्मीर के भारत के साथ विलय वाले सहमति पत्र पर साइन कर दिए। इसका मतलब वो उसने कहीं ना कहीं भारत को, कश्मीर को भारत में शामिल कर दिया। इस विलय पत्र के खंड 4 में लिखा हुआ था, महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की घोषणा की। अब विलय की घोषणा के साथ साथ यहाँ पे अनुच्छेद 370 की बात की जाती है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। लेकिन हाल ही में 5 अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने एक कानून लेकर आया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को खास राज्य का दर्जा देने वाली धारा 370 को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार से जम्मू कश्मीर भारत का पूरी तरह हिस्सा हो चुका है और वहाँ से अब जम्मू और लद्दाख जैसे 2 इलाके निकाल दिए गए। चलिए बढ़ते हैं आगे। राज्यों का पुनर्गठन। भाई अब देखो, ये रजवाड़े वाली बात समाप्त हो गई। अब रजवाड़ों के पुनर्गठन, राज्य जो भी राज्य बचे हैं उन राज्यों को फिर से बनाने की बात चल रही है। तो अब देसी रजवाड़ों का विलय हो गया, देश का विभाजन हो गया। अब इसके अलावा भारत के सामने एक नई समस्या के तौर पर देखें तो राज्यों को पुनर्गठन करना, क्योंकि उनकी सीमा का निर्धारण करना, क्योंकि कई राज्य और कई रजवाड़े जो थे उनकी सीमा का ठीक प्रकार से निर्धारण नहीं था। क्योंकि नेताओं को इस बात की चिंता हुई थी कि अगर ठीक प्रकार से राज्यों को पुनर्गठित नहीं किया गया तो देश की अखंडता को खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए लोकतंत्र की भावना को कायम रखते हुए भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन शुरू किया गया। किस आधार पर? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन शुरू किया गया और जिसने कुछ सीमा तक राज्यों की क्षेत्रीय भाषाई स्वायत्ता को बरकरार रखा। मतलब राज्यों को काफ़ी हद तक हम स्वायत्ता भी प्रदान करेंगे, केंद्र सरकार का कहना था कि हम भाषा के आधार पर तो कर रहे हैं लेकिन उनको कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक स्वायत्ता दी जाएगी। अब इसके लिए क्या किया, केंद्र सरकार ने 1953 में 1965 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन SRC राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया 1953 में, जो कि इस काम को करने वाला है। किस काम को? राज्यों के पुनर्गठन करने के। अब राज्यों के पुनर्गठन से पूर्व एक स्थिति थी आंध्र प्रदेश का निर्माण। आंध्र प्रदेश जो वर्तमान समय में, तत्कालीन वो क्या था, मद्रास प्रांत का हिस्सा था उस समय। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के भी कुछ हिस्से इसमें शामिल थे। इस समय आंध्र आंदोलन शामिल हुआ, विशाल आंध्र आंदोलन, जो कि तेलुगु भाषी लोग थे जो कि एक अलग राज्य मांग रहे थे। अब केंद्र सरकार ना हाँ कर पा रही थी ना कर पा रही थी। अब इस दुविधा के चलते वहाँ पर आंदोलन काफ़ी बड़ा हो गया। शुरू तो हुआ ही, लेकिन शुरू होने के साथ साथ आंदोलन बढ़ गया। केंद्र सरकार जवाब नहीं दे पा रही थी। इस आंदोलन में कांग्रेस के गांधीवादी दिग्गज नेता पोट्टी श्रीरामुलु, इसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है इस नेता का, उन्होंने अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ गए, मतलब अनशन, खाना पीना छोड़ छाड़ के वो अनशन पे बैठ गए, धरने पे बैठ गए। और 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु भी हो जाती है। काफ़ी अपने आप में इम्पोर्टेंट इंसिडेंट था। अब उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के साथ साथ वहाँ पे हिंसक घटनाएं बढ़ने लगी। और आखिरकार इस हिंसा को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने दिसंबर 1952 के अंदर अनाउंसमेंट कर दिया कि आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य बनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य बनाया गया। इस प्रकार से आंध्र प्रदेश भारत का एक पहला राज्य है जो कि भाषा के आधार पर बनाया गया। ये क्वेश्चन आपको याद रखना, मैप में भी आता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब केंद्र सरकार के पुनर्गठन आयोग की अगर हम बात ही कर रहे हैं तो 1953, आपको पता है 1953 में इसकी स्थापना हो गई। अब इसने क्या किया, भाषा, संस्कृति आदि के आधार पर राज्यों की सीमाओं का सीमांकन करता है। ठीक है, और इसी आयोग का नाम क्या था? राज्य पुनर्गठन आयोग। अब इसके डिपार्टमेंट की बात करें तो उसमें
फजल अली, जो कि पहले उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश थे, वो इसके अध्यक्ष बनते हैं और उन्होंने 1955 में अपनी रिपोर्ट पर प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट के आधार पर एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया 1956 में। इस अधिनियम के अंदर देखा गया, इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई। वो 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश आपको अगले स्लाइड में बता देता हूँ मैं कि वो ये रहे आपके। ये 14 राज्य थे जो उस समय मौजूद थे और इसी के नीचे 6 ये केंद्र शासित प्रदेश है जो 1956 की इस वाली रिपोर्ट के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। अब इस आयोग ने कुछ सिफारिशें दी। पहला था त्रिस्तरीय राज्य प्रणाली को समाप्त कर दिया गया कि राज्य के अंदर त्रिस्तरीय राज्य प्रणाली नहीं चले, ABC करके। केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, दिल्ली, अंडमान निकोबार एक है, दिल्ली और मणिपुर, ये 2, तो तीनों को छोड़कर बाकी जितने केंद्र शासित प्रदेश है उनको उनके करीबी राज्यों में मिला दिया जाएगा। तीसरा, राज्यों की सीमा का निर्धारण वहाँ पर बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। तो ये 3 सिफारिशें दी गई थी राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा। आगे बढ़ते हैं, राज्यों का गठन। अब ये तो रिपोर्ट के हिसाब से, उसके बाद इसके आधार पर राज्यों का गठन भी हुआ। हम डेट वाइज देख लेते हैं। 1960 में मुंबई में से महाराष्ट्र और गुजरात, आपको ये याद रखना कब हुआ और कहाँ से निकला और कौन से राज्य निकले। 1963 में असम में से नागालैंड, 1966 में पंजाब में से हरियाणा, हिमाचल राज्य बनाए गए। 1972 में से असम में से ही त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, और 1987 में फिर से अरुणाचल प्रदेश, असम में से अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को बनाया गया। असम में से ही, यहाँ पे मिस्टेक हो गया बाई मिस्टेक। सन 2000 में से 3 राज्य बनाए गए अलग अलग स्टेट में से, यूपी में से उत्तरांचल, बिहार से झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। ये तीनों राज्य 2000 में बनाए गए थे। एंड बात करें सिक्किम, अलग नहीं हुआ था ये किसी से, इसको शामिल किया गया था भारत में 1975 में। गोवा को भी शामिल किया गया था 1987 में। 2014 में आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना नामक राज्य बनाया गया। तो ये सारे वो राज्य हैं जो कि जिनका निर्माण बाद में किया गया इस आयोग द्वारा। अब ऐसे कुछ राज्य और भी हैं जिनकी वर्तमान समय में अलग होने की मांग चल रही है, जैसे पंजाब में खालिस्तान की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में से हरित प्रदेश की मांग चल रही है, महाराष्ट्र में से विदर्भ क्षेत्र की मांग चल रही है, पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में मांग चल रही है अलग स्थान बनाने की। अब यहाँ पे एक नोट लिखा है, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और गोवा ये एक ऐसे स्टेट है जो पहले क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन वर्तमान समय में इन्हें एक राज्य का दर्जा मिल चुका है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है मैप में या 1 नंबर के क्वेश्चन में कि किसी राज्य का या उन राज्यों का नाम बताइए जो पहले केंद्र शासित थे और वर्तमान समय में उन्हें राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है। चलते हैं लास्ट पेज पे। खैर लास्ट पेज यही था और चैप्टर यहाँ पे हो जाता है ख़त्म। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, कंप्लीट चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं आपको आने वाले पार्ट 2 वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें और पसंद आया हो तो लाइक करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अपने पार्ट 2 वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।